and $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India for voter. मिस्टर ट्रंप अपनी पूरी 1 घंटे से ज्यादा की स्पीच में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं और यह भी संबोधित करते हैं माय फ्रेंड। इतने सारे राष्ट्रों के बीच में मिस्टर ट्रंप के क्या हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ही उनके दोस्त हैं और कोई दोस्त नहीं था जिसका नाम वो ले सकते थे? क्या यह एक डीप इंटेंशन को रिफ्लेक्ट करने का तरीका नहीं था कि वो अपनी मित्रता का भी अपमान कर रहे थे, वो मित्रता का उपहास उड़ा रहे थे कि हम मित्र नहीं हैं। एक मित्र होता है तो मित्र धर्म निभाता है, न कि मित्र को उपहास का हिस्सा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय टेबल से नेचुरल डिजास्टर आगजनी से जूझ रहा अमेरिका भूल गया शस्त्रों में किया विश्वास। जिन्हें भी शेर कहलाने पर गर्व महसूस होता है वो शेर के 8 साल के बाद और 14 साल की मृत्यु यात्रा की सच को भी जान लेना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ादायक भोजन की व्यवस्था शेर की है तो उसके मृत्यु की व्यवस्था उससे भी ज्यादा पीड़ादायक होती है। फिर से स्वागत। आप देखना प्रारंभ कर चुके बीबीएस न्यूज पावर। बीबीएस न्यूज पावर भारत की वो आवाज जो अनसुनी है आज तक, वो मुद्दे जो अनसुने हैं आज तक, वो विषय जो अनसुने हैं आज तक, उसकी आवाज का नाम न्यूज पावर, बीबीएस न्यूज पावर। न्यायमित भारत की बात में आप सबका इस्तकबाल, स्वागत। आज पूरा विश्व आध्यात्मिक और आर्थिक षड्यंत्रों की कहानी का हिस्सा बन चुका। यदि उससे बचना है तो हमें फैक्ट फाइंडिंग ट्रुथ का प्रैक्टिशनर होना ही पड़ेगा। शेर और शिकार का सेवन ही आपका सच है। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों के शिकार विकासशील देश हो रहे। क्या हो रहे? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और आध्यात्मिक षड्यंत्रों का शिकार विकासशील देशों में पूरी तरह से फैल रहा है। वो अपनी जड़ें जमा चुका है और जड़ें इस तरह से कि पूरी सत्ता उसके अधीन हो चुकी इन आध्यात्मिक राजनीतिक षड्यंत्रों के पर्दे पर। बट यू हैव टू थिंक एंड सी बिहाइंड द कर्टन। आप जब तक पर्दे के पीछे जाकर नहीं देखेंगे, ट्रुथ फाइंडिंग की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अपने भारत और भारत के भविष्य यानी खुद के बच्चों का भविष्य, भारत का भविष्य आपके बच्चों का भविष्य है। दोनों अलग अलग नहीं है। इस कंफ्यूजन को भी खत्म करना होगा दिमाग से। दिमाग एक आपकी वो मशीनरी है, दिमाग आपकी वो पूंजी है, दिमाग आपकी वो संपत्ति है जिस पर सिर्फ आपका अधिकार है। आप उस मशीनरी का उपयोग अपने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों समृद्धियों को हासिल करने के लिए, अपने बच्चों के सर्वोच्च भविष्य की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और वह गारंटी उसके सिवा कोई दूसरे से यदि आप अपेक्षा करते हैं तो मशीन सिर्फ मशीन होती है। उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव डाल दिए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पता है। बस टूल एंड टेक्निक, एवरीबडी हैव बीन टूल एंड टेक्निक फॉर अदर्स। यह बात हमें समझने की जरूरत है कि हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आधुनिक तकनीक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर जो रिसर्च चल रही है, वो जो कृत्रिम मानव होगा, वो कृत्रिम मानव बिल्कुल प्राकृतिक मानव जैसा ही होगा। इसे शेर कहते देखे अपने बच्चों के साथ भी, और कितनी दर्दनाक तरीके से अपना भोजन कर रहे हैं। मक्का में 25 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये कुल दुनिया की आयोजन की स्थिति है और अकेले महाकुंभ अभी 1 सप्ताह बाकी है, 56 करोड़ की सीमा लांघ चुका है। अभी पिछले जो हादसा हुआ था उसके आंकड़ों को आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं जुटा पाए। तमाम डिजिटल इंडिया के ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बावजूद, ड्रोन कैमरे यूज करने के बावजूद 56 लाख नहीं 56 करोड़ लोगों को
अभी तक मुख्यमंत्री का ड्रोन कह रहा है कि वो स्नान करा चुके हैं। हम कहते हैं कि आप 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आपने स्नान करा दिया है। गर्व की बात है, करिए आप गर्व, लेकिन काश बिना दुर्घटना के आप करते तो निश्चित रूप से ये सराहनीय होता। लोगों की लाशों के ऊपर से चल के उनको आम आदमी खिलौना समझ करके आप गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड कराकर अपनी सरकार का और अपना नाम रोशन करना चाहते, और लोगों की लाशों पर चल करके अब महाशिवरात्रि पर लोगों का निमंत्रण दे रहे हैं कि अभी तो 1 हफ्ते बाकी है, महाशिवरात्रि के पर्व का इंतजार कर रहे हैं। वो प्रबंधन जारी है, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, भीड़ तंत्र जारी है, रेलवे को प्रबंधित नहीं कर पा रहे हैं, रेलवे में मौतें जारी हैं। कब कहां कैसे न व्यवस्था है पहुंचने की न वापस होने की। सब एक दूसरे के कंधे पर अपनी पैर रख करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते, बल्कि ये कि वो पाप हो ही ना, वो पाप बने क्यों, वो पापी हो क्यों, इस पर ये सरकार बात करने को तैयार नहीं। इसीलिए अंधभक्त बनाना चाहती, ताकि ये अंधविश्वासी अंधभक्त बन करके जिस तरह से एक दूसरे के कंधे पर अपने पैर रख करके अपने पापों का प्रायश्चित करना का दुस्साहस कर रही है, ये लोग ही हमको वोट दे सकते हैं। ये इस बात का टेस्ट है कि ये लोग ही हमारे बहकावे में फंस सकते हैं। 56 करोड़ लोग एक दूसरे के कंधे पर लाशों पर पैरे रखकर अपने आप को पापों से प्रायश्चित का रास्ता ढूंढ चुके हैं। तो निश्चित रूप से उसके यदि आधे लोग भी आदरणीय मुख्यमंत्री की इच्छाओं और अपेक्षाओं के साथ खड़े हुए तो निश्चित रूप से वो उनकी ताकत होगी। खोटी गुरु की कोई कहानी मुख्यमंत्री सुना रहे कि भटका हुआ आदमी अपने 13वीं पर घर पहुंच गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कितना दर्द और दुख से गुजरा हुआ होगा। आप विधायकों के और मंत्रियों के आचरण देखिए, उनके तरीके, उनके बात सुनने और सपोर्ट करने के तौर तरीके देखिए कि कितनी अंधभक्ति छाई हुई है कि मतलब हमारा लीडर गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या इससे राष्ट्र को सही दिशा दी जा सकती है? राष्ट्र को सुख शांति और समृद्धि का वाकई रास्ता दिया जा सकता है? इन आचरणों से क्या वास्तव में रोजगार का सही समाधान मुख्यमंत्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इन प्रयासों से लोगों को जो आज गांव-गांव में मेडिकल फैसिलिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, न्याय की प्रॉब्लम हो रही है, लोग एक दूसरे की हिंसक बने हुए हैं और एक दूसरे की हत्याएं करने में रुचि ले रहे हैं। हत्याओं की संख्या बढ़ रही है, बलात्कार की संख्या बढ़ रही है, अन्याय की संख्या बढ़ रही है, भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। ये सारी डिजिटल व्यवस्थाओं के बावजूद एक भ्रष्ट नागरिकता बढ़ रही है। क्या भ्रष्ट नागरिकता किसी राष्ट्र की ताकत हो सकती है? भ्रष्ट नागरिकता हैवानियत की प्रतीक होती है। भ्रष्ट नागरिकता, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट प्रशासक, भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था, भ्रष्ट राजनेता निश्चित रूप से दानव राज का प्रतीक बनते हैं। क्या जब एक भगवाधारी मुख्यमंत्री, ये आम जनता जो बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट पे रहती है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री की समर्थक इसलिए कि नहीं थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा थी कि ये हिंसक राजनीति से बाहर उठ करके एक महामानव की राजनीति को जन्म देंगे और लोग सुख शांति और समृद्धि रोजगार की बात करेंगे, लोगों को शांति से जीने का रास्ता दिखाएंगे। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को निष्पक्षता चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, और निष्पक्षता और पारदर्शिता किस बात का? रोजगार पाने के लिए, न्याय पाने के लिए। लेकिन नहीं रोजगार में निष्पक्षता और पारदर्शिता है, ना ही न्याय पाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता है। फिर हम किस काबिलियत के हिस्से हैं? किस काबिलियत से देश को और आगे बढ़ने का रास्ता देखना चाहते हैं? जनसंख्या के हिसाब से एक बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री बार बार अपने बजट को 1 ट्रिलियन वाले बजट की तरफ इंडिकेट करते, संकेत करते, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन वाले बजट का संकेत करते प्राप्त नहीं कर पाते। आखिर
उन आम आदमियों के ऊपर, इन आम आदमियों के, आम देशों के नेतृत्व देने वाले उन कारपोरेट बॉडीज को देखिए, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, जिसकी अपनी कंपनी है और जिसकी टर्नओवर यानी जिसकी जीडीपी 20 ट्रिलियन है। कितने ट्रिलियन है? 20 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन। जो ऐसे छोटे छोटे राष्ट्र, ऐसे छोटे छोटे मुख्यमंत्री जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर अपनी जनता को भ्रमित करते रहते हैं, बेरोजगारी से ग्रसित जनता को सपने दिखाते हैं, रोजगार का साधन नहीं दे पाते। वो प्रधानमंत्री जो करोड़ों लोगों को रोजगार देने की गारंटी के सपने दिखाते, 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी होने का गौरव दिखाते, वो भूल जाते हैं कि अमेरिका के अंदर न जाने कितनी कंपनियों के मालिक ऐसे हैं जिनका टर्नओवर ऐसे कई भारत, ऐसी एक भारत नहीं, ऐसे कई भारत के, 5 ट्रिलियन वाले भारत के तो कई गुना उनकी इकोनॉमी है, अपनी खुद की। ये वो लोग ही हैं सारी दुनिया को विकसित राष्ट्र भी बनने देंगे और उनके बराबर की उनके पास इकोनॉमी हो जाएगी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के प्रयास में इतने बड़े भारत जैसे राष्ट्र का हिंसक राजनीति, जहां रोजगार नहीं है, जहां महंगाई अपना तांडव कर रही है, जहां भ्रष्टाचार, न्यायिक तस्करी अपने चरमोत्कर्ष पे है, जहां हर तरह की ब्यूरोक्रेट्स के अंदर करप्शन है, जो ब्यूरोक्रेट्स ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता का प्रतीक नहीं है, यहां पर पूरी न्यायिक व्यवस्था अस्त और व्यस्त है। 6 से लेकर 7 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हो। शायद यदि वास्तव में सहृदयता हमारे नेताओं में होती तो शायद उन्हें रात में नींद नहीं आती कि ऐसी कौन सी व्यवस्था की जाए और ऐसी कौन सी आईबी और सीबीआई और ईडी की ऐसी पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे कि आम जनता को न्यायिक तस्करी से मुक्ति मिल सके, उसको तत्काल उसके घर के दरवाजे पर न्याय मिल सके। पुलिस उसे बार्गेनिंग करने के बजाय उसे समाधान दे, पुलिस उसकी समस्याओं के समाधान में उसकी बेटियों का अपहरण करने के बजाय, उसकी अस्मिता का चीरहरण करने के बजाय उसको सुख और शांति समृद्धि की गारंटी, उसकी सुरक्षा की गारंटी, उसके नैतिक मूल्यों की सुरक्षा की गारंटी बने। आदरणीय विपक्ष के विधायक लोटपोट हो रहे हैं, आदरणीय अतरौलिया आजमगढ़ के विधायक लोटपोट हो रहे हैं मुख्यमंत्री की बातों से। वो खुशी का क्या कारण हो सकता है? क्या वास्तव में यह खुशी का सब्जेक्ट था? यह विचारणीय है। यह बात शनिवार की है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राज्यों में चुने गए गवर्नरों को संबोधित कर रहे थे। इसी संबोधन के दौरान उन्होंने ईवीएम और पेपर बैलेट पर टिप्पणी की, जिसे लेकर भारत में चर्चा हो रही है। मिस्टर ट्रंप ने कहा था, एलन मस्क ने मुझसे कहा था कि मशीनें वोटिंग के लिए नहीं बनी हैं, वो इसके लिए सही नहीं हैं। इसके अलावा MIT के एक प्रोफेसर ने भी कहा था कि चुनाव के लिए पेपर बैलेट ही सही है। भारत की सोशल मीडिया पर उनके संबोधन का वीडियो शेयर किया जा रहा। कई लोग ट्रंप के वीडियो का हवाला देकर कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा करना उचित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के 1 घंटे 13 मिनट के इस संबोधन में 44वें सेकंड का जो वीडियो भारतीय सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा, अपने संबोधन के 91 मिनट में मिस्टर ट्रंप पेपर बैलेट और एक दिन में ही मतों की गिनती करने के बारे में कहते हैं। अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी और हमारे राष्ट्र की भलाई की बात हो तो चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, भले ही वे 10 गुना अधिक हो, लेकिन वास्तव में आपकी लागत इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। अर्थात मिस्टर ट्रंप कहना चाहते कि बैलेट पेपर से चुनाव के लिए आपको समय की कीमत देनी पड़े, पैसों की कीमत देनी पड़े, सब वाजिब है, लेकिन मसला लोकतंत्र का है। डेमोक्रेसी के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं किया जा सकता। मिस्टर ट्रंप कहते कि आपको पेपर बैलेट से ही चुनाव कराना चाहिए। ईवीएम एक व्यवसाय है। ईवीएम से चुनाव लोकतंत्र की रक्षा का नहीं, लोकतंत्र के भक्षण का चुनाव हो सकता है।
आगे बोलते हुए कहते कि पेपर से वोटिंग के बारे में उन्होंने ऐसा कहा कि ये अच्छा है, इसे कॉपी नहीं किया जा सकता, इसे चीटिंग भी नहीं की जा सकती, ये बेहद जटिल पेपर होते हैं जिन पर वाटर मार्क होता है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने एलन मस्क से इस बारे में पूछा तो वो कंप्यूटर के मामले में अधिक जानते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप वोटिंग सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर्स वोटिंग के लिए नहीं बने हैं, वो सही नहीं है, काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं और उसमें कोई भी गड़बड़ी संभव है। अब आप कहना चाहेंगे कि मित्र मित्र न रहा, या वास्तव में मित्र एक कड़वे सच का एहसास करा रहा? सच्चा मित्र वही होता जो कड़वा सच आपको बताए, आपके जीतने का असल कारण बताए। यदि वास्तव में आप डेमोक्रेसी के विश्वास को जीत कर जीतते हैं तो उसका आनंद और उसमें जनता का जो विश्वास होगा वो अलग लेवल का होगा। कृत्रिम मानव बिल्कुल प्राकृतिक मानव जैसा ही होगा और कृत्रिम मानव भी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के आधार पर पैदा किया जाएगा। आप समझ सकते हैं आपके नियंत्रण में क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा। दुनिया में आपने सुना होगा, जब हम बच्चे थे तब भी हम सुनते थे युगांडा, सोमालिया, हर्जेगोविना, बोस्निया, ये एक कॉस्ट विशेष कम्युनिटी के लोग ही हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनके शोषण करने वाले उसी कम्युनिटी के लोग हैं। दुनिया में सदियों से यही होता रहा। पहले अपनी पूरी कम्युनिटी की ताकत को यूज करते हैं दूसरों को खत्म करने के लिए, अब फिर अपनी ही कम्युनिटी के साथ गुंडागर्दी, जिसको कहते हैं आम भाषा में अन्याय, अत्याचार, असहयोग, ये तीन राक्षस हैं इस सृष्टि के। चाहे वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दुनिया के किसी भी कोने में, धरती के नीचे, धरती के ऊपर, कहीं भी दुनिया में बसा हुआ राष्ट्र हो तो आप चाहेंगे तो वहाँ पर तीन ही राक्षस मिलेंगे, उसके तीन ही चेहरे होंगे। उसका नाम है अन्याय, अत्याचार और असहयोग। ये तीन ताकतें हैं जो किसी भी देश को, राष्ट्र को निगलने का काम करती हैं और उसके अगेंस्ट जो शक्तियाँ खड़ी होती हैं उनका भी सिर्फ तीन ही पर्पज, तीन ही उद्देश्य और तीन ही चेहरे होते हैं। उसका नाम है सुख, शांति और समृद्धि। क्या चाहिए हमें आपको, लेकिन उसका आधार सो के नहीं तैयार किया जा सकता। उस आधार के लिए दुनिया का सबसे सरलतम यंत्र है, उसका आधार न्याय मित्र है। हम सब सिर्फ न्याय का रास्ता अपनाएं। सत्य हमारे जीवन की परिभाषा है, उसको कहीं से किताबों में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है और उस सत्य को स्वीकार्यता ही न्याय है। सत्य की स्वीकार्यता, अब इसके लिए किसी इंस्टीट्यूट की क्या ज़रूरत है, किसी व्यक्ति की मीडिएशन की क्या ज़रूरत। आप अपने बच्चे का भविष्य, आप अपने आप में सुख और शांति, समृद्धि की गारंटी बनना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ न्याय एकमात्र दुनिया का सबसे सस्ता विकल्प है, सब दुनिया का सबसे सस्ता टूल है और वो आपके अंदर है। वो आपका सुप्रीम इंजीनियर, आपका मन, मस्तिष्क, आपकी आत्मा, आपका चरित्र, आपका आत्मिक चरित्र। यू आर द स्पिरिट, यू आर द एनर्जी, यू आर द सोल। What you understand, what you realize in yourself, that everything you have to realize in yourself, यानी आपको सब कुछ, आपके सारे संपूर्ण समाधान आपके जीवन का आपके अंदर है। आपकी समस्या कहाँ से शुरू होती है? नाली से शुरू होती है, दरवाजे से शुरू होती है, गली से शुरू होती है, फिर कमाने के साधनों से शुरू होती है। ये चार चीज़ें आपके जीवन को या तो बनाती हैं या बिगाड़ देती हैं। जिन समाज में इन चारों समस्याएं नहीं होती हैं वो समाज सुख और शांति, समृद्धि के लिए जाना जाता है। और जिस समाज में इन चारों में से कोई भी एक घटना घटित होती है तो वहाँ आक्रांतता जन्म लेती है। अन्याय, अत्याचार और असहयोग का दरिंदा चेहरा आपके सामने खड़ा मिलता है। वो कोई और दूसरा नहीं होता, वो आप ही के खून से जन्मा हुआ, आप ही के पड़ोस का अपना, आप ही के संस्कारों के बीच से जन्मा कोई अपना ही अज्ञानी भाई होता है। तो दुश्मनी शरीर से नहीं मित्रों, कोई शरीर किसी शरीर का दुश्मन नहीं होती। वास्तव में उसके पीछे, इस अन्याय अत्याचार के पीछे क्या है? काम, क्रोध और लोभ है, यानी अहंकार है।
अहंकार किससे जन्म लेता है? लोभ और मोह से जन्म लेता है। दुनिया की दो ही विकृतियां दुनिया में, चाहे वो किसी भी युग की आप बात कर लें, लेकिन आपको खत्म करने वाली दो ही शक्तियां थी, या तो आपका लोभ था या आपका मोह था। दुनिया की सबसे विभत्स रिश्तों के संग यदि कहीं लड़ी गई थी और दुनिया की सबसे बड़ी शहादत किसी जाति आधार पर दिया आप कहें तो वो यदुवंशियों ने दिया, और वहाँ भारत की जंग हुई। उसका पूरा नेतृत्व यदुवंशियों ने किया और सबसे बड़ी शहादत दिया सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए। वो सत्य क्या था, वो न्याय क्या था? भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों पर यदि आप विश्वास करें, जिसको आप सनातन कह के, कभी आप हिंदू कह करके बदनाम करते रहते हैं, वो वैज्ञानिक आध्यात्मिकता की वो जिसको कसौटी थी, उसे आपने सनातन और पर हिंदुत्व का जो कवर अप किया, उससे आपने सिर्फ अपनी वैज्ञानिकता को, वैज्ञानिक आध्यात्मिकता को बदनाम किया। कारण कि आप हिंदुत्व के दर्पण में समाहित होते चले गए और वो हिंदुत्व का दर्पण आपकी सनातन संस्कृति की वैज्ञानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को खत्म करता चला गया। जलवायु परिवर्तन यानी प्राकृतिक आपदा, पूरा अमेरिका अभी एक वहां के सारे ग्रीन पौधे जल गए, ग्रीन पौधों, ग्रीन जंगलों के बीच में आग लगी और वो आग इतनी फैली कि पूरा कैलिफोर्निया जल गया। उसके बावजूद अमेरिका इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और खुद भारत और भारत के तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेशों में वास्तव में नेचुरल डिजास्टर से बचने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं? यह राजस्थान है, यहां स्वयं बीजेपी की सरकार इस वक्त है। क्या हो रहा है यहां पर? क्या है ये यहाँ वर्तमान सच? ये 200 केमिकल इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बह रहा है। ये पानी पिया है। अड़ताला करी, राड़ा रोकी, गली खूब मेहनत करी, सरकार हम लोग टैंकर आया है 1000 वो 1000 रुपये ले, एक टैंकर आवे 1000 रुपये ले। नमस्ते, मेरा नाम कविता बिश्नोई है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जोजड़ी नदी का पानी है। हालांकि ये नदी नहीं है, ये नदी का पानी किसी किसान के खेत में आया हुआ है। आप इसे नदी कहो या केमिकल वेस्ट कहो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट के लिए खड़ा होना ही बहुत मुश्किल होता है। और जोधपुर बालोतरा के बहुत सारे गांव है। हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो हर दिन मर रहे हैं और इसकी काउंटिंग कहीं नहीं हो रही है। बहन है जो जोधपुर की रिपोर्टिंग कर रही है, ये उनका जो साहस है, जो सरकार के अभद्र सोच के खिलाफ अपनी रिपोर्टिंग करने का साहस दिखाया। ये 200 इंडस्ट्रीज का काला पानी, केमिकल्स नदी बन करके बह रहा पूरे राजस्थान के जोधपुर में, और वहां के पेड़ पौधे जंगलों में ग्रीन जो है लैंड के ऊपर आग लग जा रही, सारे पौधे खड़े खड़े जल जा रहे। इतनी उसमें अग्नि है, उस जहर है, और वो जहर सिर्फ वही नहीं रहा जहां से वो पानी गुजरा, बल्कि उन सतहों पर भी पहुंच गया जो इन्होंने अपने पशुओं के लिए पानी इकट्ठा करने का जो स्रोत बनाया था। तालाब थे, पौंड थे, जो भी थे, इवन घरों के लिए जो पानी की सप्लाई का रिसोर्सेस थे, वहां पर भी वो केमिकल पहुंच गया। अब वो जो पानी पी रहे हैं, उस पानी में भी वो केमिकल का असर है, यानी जिंदगी मौत बन रही है। हर पल किसी कैंसर का निमंत्रण स्वीकार कर रही है, लेकिन सरकार सो रही है। विधायक ठहाके लगा रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। पक्ष ठहाके गलत चीजों पर लगा रहा हो, विपक्ष उसका सहारा बनता है, उसके ठहाकों का हिस्सा बन करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति का एक वैचारिक सत्य है जो आपकी आंखों के सामने आपने देखा, महसूस किया, और आप जीवन भर ऐसे ही देखते, तड़पते और मौत को स्वीकार करते रहेंगे यदि आप अपने विचार नहीं बदले। दुनिया एक दिन में बदली जा सकती, लड़ाई से नहीं, ताकत से नहीं, तलवार से नहीं, गोली बारूद से नहीं, सिर्फ विचारों को बदल के। विचार बदलो, देश और समृद्धि दोनों ही आपके कदमों में होगा। देश एक स्वर्णिम युग का देश होगा, आक्रांता का देश नहीं होगा।
भ्रष्टाचार का देश नहीं होगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों को अपना विचार बदलना है, अपने अंदर की हिंसा पर नियंत्रण करना है। आप अपने अंदर का लोभ खत्म कर दो, अपने अंदर का मोह खत्म कर दो, एक दूसरे के लिए न्याय करो, एक दूसरे के प्रति न्याय प्रिय बनो। देखो रातों रात देश बदल जाएगा। और अब तक 75 साल की आजाद गुलामी में भी तुमने क्या किया? तुम्हें जो दिखाया गया पाखंड के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, वो तुम्हारी मौत के नजदीक ले गया। वो तुम्हारे बच्चों के भविष्य को गर्त में केमिकल वाटर पीने के लिए बाध्य कर रहा। क्या यह सच नहीं? आंखों से अभी भी नहीं दिखेगा? जब वो सच आग उगल रहा, जंगल जल रहे, पानी जल रहा, कभी कल्पना किया था पानी में आग लगेगी, जंगल में आग लगेगी, जिंदा आदमी जल जाएगा, चलते फिरते उसके शरीर में आग लग जाएगी, चलते फिरते वो कैंसर का शिकार हो जाएगा। रोइडे और 10 खजड़ियाँ जली है मेरे अकेले के खेत में। और ऐसे ऐसे यहाँ खेत है जिसके मैंने ड्रोन से फोटो लिए हैं, जहाँ एक एक खेत में 100 रोइडे के पेड़ जले हुए हैं और वो गूगल मैप में नजर आते हैं। कई बार अवगत कर गया प्रशासन से। जब स्टार्ट में ये आया था 11-12 में जब पानी, तब गांव के लोग बहुत गए, कलेक्टर तक गए, धरना दिया। आपको क्या लगता ये सारी समस्याओं की जड़ जो है वो सिर्फ भारत है, भारत के अंदर ही है? नहीं, इन सारी समस्याओं की जड़ विदेशों से शुरू हुई है और भारत के अंदर तक पहुंची है। और जितने भी विकासशील कंट्रीज हैं उन सब के अंदर पहुंची। तो उन जड़ों को समझना पड़ेगा, उनके कारणों को समझना पड़ेगा, और ये समझना चाहते हैं तो उसको इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2024 की एक रिपोर्ट दिया जिसमें कहा कि उसके सैन्य उपकरणों की बिक्री 29% तक बढ़ करके 318.7 बिलियन डॉलर हो गई। ये जानते हैं ये कब कहा गया? इस आंकड़े की इजराइल को 18.8 बिलियन डॉलर के जेट लड़ाकू विमानों की बिक्री भी शामिल है, बावजूद इसके कि इजराइल पर गाजा में नरसंहार के आरोप। अब इसका तुलनात्मक अध्ययन करिए। 2023 में यही अमेरिकी विदेशी विभाग कहता है कि सैन्य उपकरणों की बिक्री 16% बढ़ करके 238 बिलियन डॉलर हो गई। एक तरफ 2023 में 238 बिलियन डॉलर, अब उसके बाद 2024 आते आते 318.7 बिलियन डॉलर का बिजनेस हो गया। ये जो बढ़ोतरी हुई या लोगों को जीवन दान देने के लिए, लोगों को अमृत देने के लिए, लोगों की उम्र बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों को मौत देने के लिए। ये लेकिन उससे वो हुआ क्या? उसे हुआ कि ये जो ड्रग सप्लायर नहीं, एक तरफ ड्रग सप्लायर आप पे हमला कर रहा है, दूसरा आपका हथियार सप्लायर, सैन्य उपकरणों का सप्लायर आप पर हमला कर रहा है। क्यों? जहाँ शांति भी है, यदि वहाँ अशांति होगी तभी तो ये सैन्य उपकरण बिकेंगे। जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ पर इन उपकरणों की क्या ज़रूरत है? तो हम खुद अपनी मौत का कारण पैदा करते हैं, और ये कारण विदेशों से इंस्पायर किए जाते हैं, लोग भेजे जाते हैं, उनकी पूरी टीम होती है जो किसी भी शांतपूर्ण देश के अंदर जाती है और लोगों के अंदर गुट पैदा करती है और उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मोटिवेट करती है, ताकि वो लोग आपस में गुटों में विभाजित हों और फिर एक दूसरे से लड़ें। आप सोचते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी हर देश के अंदर आज भी है और दो गुटों में बांट रही है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हर घर के अंदर और हर घर के बाहर है। यदि इसे बदलना है तो खुद आपको बदलना होगा। जब सरकार ने खुद मान लिया कि पिछले 10 सालों के अंदर 49,000 कंपनियां बंद हो गई और 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए, आप सोचिए। अब जुलाई 2016 का डाटा कहता है 15,75,671 कंपनी थी, लेकिन अब बची कितनी? 11,13,536। तो बची हुई बीच की कंपनियां कहाँ गई? खत्म हो गई, डिसॉल्व हुई। क्यों डिसॉल्व हुई? उसका कारण पर विचार करिए। मूल निवासियों को ही नक्सल कहा जाता है। वैसे ये पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में एक गांव है, नक्सलबाड़ी गांव है। वहां के लोग ही नक्सल को जन्म दिए। उनमें से 2-3 लोगों की पहचान की जाती है जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ाया, जिनकी मौत बहुत ही दुर्दांत हुई। उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। अंत में सरकारी व्यवस्थाओं के चलते उन्हें मौत के मुंह से गुजरना पड़ा
और दुर्दांत मौत से गुजरना पड़ा। निष्कर्ष में हम इस ज्यादा समय वेस्ट करने की जगह हम आपको बताना चाहेंगे, नक्सली हैं ये वास्तव में भारत के मूल निवासी हैं, अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जंगल और जमीन पर इनका हक और अधिकार है और इनको सिर्फ और सिर्फ रिहैबिलिटेशन के माध्यम से अपना बनाया जाना चाहिए, न कि इनको आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। यह बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की वैचारिकता कहती है। भारत में निजीकरण के बारे में अधिक जानकारी। निजीकरण की प्रक्रिया, विनिवेश, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया। दूसरा, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने की प्रक्रिया। संपत्ति का मोनेटाइजेशन, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संपत्तियों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया। इसका निजीकरण का फायदा क्या होता है? दक्षता में सुधार, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना यानी कंपटीशन को बढ़ाना, सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना, मतलब सरकार पर आर्थिक बोझ जो है कम होना चाहिए। निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने से सरकार पर वित्तीय बोझ कम हो जाता है। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ती है? निजी क्षेत्र में प्रवेश से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, तो वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होकर ज्यादा अपना मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो निजी क्षेत्र की दक्षता और प्रबंधन क्षमता से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुधार आता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो होता है या नहीं होता, ये आपको अपनी हिस्ट्री के सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। निजीकरण के उदाहरण, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी 2005 में निजी क्षेत्र को हस्तांतरित की गई। तो अब हम देख सकते हैं कि क्या वास्तव में निजीकरण ने देश को इस कंपनी के माध्यम से क्या फायदा दिया। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे 2006 में निजीकरण को हस्तांतरित। विदेशी संचार निगम लिमिटेड BSNL को भी 2000 में निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया। वास्तव में इससे देश को फायदा हुआ या नुकसान, इनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेस पर ही किया जा सकता है। भारत में निजीकरण के नुकसानों के बारे में अधिक जानकारी कैसे मिलेगी? अधिक जानकारी आइए जानते हैं। रोजगार की कमी कैसे हो जाती है? निजीकरण के कारण सरकारी क्षेत्र उद्यमों में रोजगार की कमी तो आना ही है, इसीलिए तो उसको ट्रांसफर किया गया, जिसमें बेरोजगारी बढ़ सकती है, क्योंकि जिनको भी निजी क्षेत्र का रोजगार यानी मानसिक गुलामी पसंद नहीं होगी, मौलिक अधिकारों का छीनना पसंद नहीं होगा, वो वहां पर रोजगार नहीं पाएंगे। स्वाभिमान से नौकरी करने का अधिकार कभी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। सेवाओं की गुणवत्ता में कमी, निजीकरण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आती, क्योंकि वहां पूंजीवाद काम कर रहा होता है। वहां आपके इफ एंड बैट, पारिवारिक वैल्यू, सोशल वैल्यू और जो है इंसानियत और मानवता जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि निजी क्षेत्र में मुख्य प्राथमिकता लाभ कमाना होता है। अपने लाभ के साथ कभी भी निजी क्षेत्र समझौता नहीं कर सकता। सामाजिक न्याय की कमी, इसमें सामाजिक न्याय जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, निजीकरण के कारण सामाजिक न्याय की कमी हो जाती है। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। पर्यावरण की समस्याएं भी बढ़ती हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए पर्यावरण की आवश्यकताओं से जो पैरामीटर्स हैं उनको पालन करने से उसके लाभ में कमी आती है, तो निश्चित रूप से उसका पालन वो नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि उसको खत्म किया जाए या कम किया जाए। आर्थिक असमानता, निश्चित रूप से इसी आर्थिक असमानता, इसमें जातीयता खत्म करने का नाम प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि जो लोग आरक्षण के आधार पर अपनी भागीदारी मांगना चाह रहे थे, वो प्राइवेट में ऐसा नहीं होगा। उनको क्या किया जाएगा, उनकी प्रोफाइल हमेशा अपने आप निर्धारित हो जाएगी। आप यदि हाईली इंटेलेक्चुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपकी बड़ी पोस्टें दी जा सकती हैं, वरना आपको किसी न किसी कोई 10% वर्सेस 90% का शोषण झेलना पड़ेगा। आपको किसी के जो आपकी बॉस लीडरशिप होगी, बॉस जिसको लीडरशिप कहते हैं, टॉप लीडरशिप होगी, वो 5% वालों की होगी, और जो स्टाफ मेंबर होगा, स्टाफ मैनेजमेंट होगा, वो 90% वालों का होगा। यानी वहां पर भी वही शासक और गुलाम की बात होगी।
आर्थिक निश्चित रूप से आर्थिक असमानता आएगी। सरकारी नियंत्रण की कमी, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसमें सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाएगा, निजी क्षेत्र का एकाधिकार हो जाएगा, उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी हो जाएगी। वो बातें हम ऑलरेडी अब क्या क्या इंस्टीट्यूशंस को एयर इंडिया सोल्ड टू द टाटा ग्रुप इन 2020, भारत एल्यूमिनियम कंपनी सोल्ड टू द वेदांता लिमिटेड 2000, in 2000 Hindustan Zinc Limited sold to Vedanta in 2001, विदेश संचार निगम लिमिटेड सोल्ड टू द टाटा ग्रुप, बीएसएनएल जो है टाटा ग्रुप को दिया गया 2002 में, और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो था वो सोल्ड टू द रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेरी गुड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सोल्ड टू द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 2017। IDBI Bank 51% majority sold to the LIC in 2019. Joseph and Company sold to the Ruya Group in 2003. CMS Limited sold to the Tata Consultancy Services in 2001. Modern Food Industries sold to the Hindustan Unilever in 2000. अब Indian government has also privatized the several airports including Number 1, Jaipur International Airport owned and operated by Adani Group. कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो चुका है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अदानी ग्रुप। त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय अदानी ग्रुप। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय जीएमआर ग्रुप। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ owned and operated by Adani Group. Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad, owned and operated by GMR Group. Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai, owned and operated by Adani Group. Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad, owned and operated by Adani Group. Lokpriya Gopinath बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अदानी ग्रुप। भारत में निजीकरण घोटाले की विस्तृत जानकारी। निजीकरण घोटाला कैसे हुआ? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 में हुआ। यह घोटाला 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन से संबंधित था। इसमें निजी कंपनियों को कम मूल्य पर लाइसेंस दिए गए थे, जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दूसरा, दिल्ली की बिजली वितरण निजीकरण। दिल्ली की बिजली वितरण का निजीकरण करने के माध्यम से 2002 में हुआ था, जिसमें निजी कंपनियों को बिजली वितरण का अधिकार दिए गए थे, जिससे सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था या उससे ज्यादा। हवाई अड्डों का निजीकरण करने में भी यही आया कि निजीकरण घोटाला हुआ 2006 में हुआ था। इसमें निजीकरण कंपनियां जो हवाई अड्डों को दिया गया था, उसमें यही कहा गया जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए का यानी कम मूल्य पर दिया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, प्राइवेट कंपनी है, सरकार उसका दायित्व निभा नहीं पा रही है, तो मजबूरन कह रही है कि तो भाई तुम करो, तो निश्चित रूप से वो कंपनी प्रॉफिट पे लेगी। जिसे आप घोटाला कह रहे हैं वो कंपनी उसे प्रूव कर देती है, भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतने ही पे लेंगे, आपको देना हो दीजिए, नहीं देना हो दे दीजिए। क्योंकि सरकार और कंपनी के मालिक दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते होते हैं, तो बस उस अच्छे रिश्ते की एक्सचेंज मॉडल के फॉर्मेट में फिर उसे हम घोटाला कहते हैं कि ये आपस में मिली भगत थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जैसे पीएसयू कहते हैं, पीएसयू का निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र जो था, सार्वजनिक उपक्रमों को इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन था, जैसे आईपीसीएल कहते हैं, का निजीकरण हुआ। तो इस निजीकरण के दौरान जो अधिकार दिए गए थे, जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोल ब्लॉक का आवंटन बड़ा हुआ था, इतना अभद्र शील पैदा की गई। इस कोल ब्लॉक घोटाले के नाम पर न जाने कितने लोगों को जेल की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बाद में क्या हुआ कि कौन लोग छोड़ दिए गए, किनको किनको रिहा कर दिया गया और बताया गया कि ये तो कुछ ऐसा था ही नहीं, गलतफहमी थी।
कोल ब्लॉक का आवंटन 2004 में हुआ था। इसमें निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक के आवंटन के अधिकार दिए गए थे, जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विदेशी संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का निजीकरण हुआ, तो बीएसएनएल निजीकरण के 2002 में हुआ, तो इसमें टाटा एंड सन्स को 25% हिस्सेदारी हासिल की थी और कहा गया कि इसे बहुत कम मूल्य पर दिया गया। और भारतीय एयरलाइंस का जब निजीकरण किया गया तो उसमें भी वही बात आई। इसमें भी टाटा सन्स ने 100% हिस्सेदारी ले ली। बीएसएनएल और एमटीएनएल का निजीकरण जब किया गया तो इसमें भी वही बात है कि निजीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप में चली और दूरसंचार विभाग ने अपने अधिकारों को ट्रांसफर किया। निश्चित रूप से जो इसमें कीमत लगी वो उसमें आरोप है। रेलवे निजीकरण की प्रक्रिया में जो शुरुआत हुई, स्वाभाविक है वही बात है कि अधिकारों का ट्रांसफर होगा। सरकार अपने अधिकारों को ट्रांसफर करेगी, बदले में अपनी कंपनी की कीमत लेगी। कीमत 100 रुपया है, मिल रहा 50 रुपया, 40 रुपया या 60 रुपया। तो क्या वास्तव में इतनी मार्जिन होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन? इंडियन पेट्रोकेमिकल्स जब ट्रांसफर किया गया उसमें 100% रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सेदारी हुई, यानी पूरी कंपनी उनको दे दी गई। पूरी कंपनी दे दी गई तो क्या पूरी वैल्यू भी ली गई तो उसकी मार्जिन ट्रांसफर पर दिया गया। यह घोटाला है या व्यवहारिक ट्रांसफर है? यह कोर्ट का मैटर है। भारत में निजीकरण के सबसे बड़े घोटालों की सूची, उसमें से खास तौर से 2G स्पेक्ट्रम आता है, कोयला ब्लॉक आता है, हवाई अड्डों का घोटाला आता है, दिल्ली बिजली वितरण का घोटाला आता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड का घोटाला आता है। विदेश संचार निगम लिमिटेड में 1200 करोड़ रुपए की बात कही गई, तो वहीं दिल्ली बिजली वितरण की व्यवस्था में जो घोटाले के 8000 करोड़ की बात की गई, तो वहीं हवाई अड्डों के जो निजीकरण का घोटाला 2006 में उजागर हुआ तो 50,000 करोड़ पर पहुंच गया। और एक बार कोल ब्लॉक घोटाला जो सबसे पहले हुआ था 2004 में 1.86 लाख करोड़ का 1,86,000 करोड़ का घोटाला जो सबसे पहले, और उस कोल ब्लॉक घोटाले में बहुत सारे लोगों को अंदर डाला गया, लेकिन अंतिम फैसला क्या हुआ वो आपको ध्यान रखना होगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 में उससे भी पहले हुआ था और 2000 उसमें कहा गया कि 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान देश को हुआ था, और वास्तव में उसकी क्या रिकवरी हुई? इन सारे मुकदमों में क्या रिकवरी हुई? लेकिन आम आदमी 2,000, 500, 400, 1,000 रुपए का भी यदि उस पर चोरी का इल्जाम लग जाए तो सालों साल कई बार कुछ गरीब लोग 500 रुपए का भी भुगतान नहीं कर पाते। कुछ लाला लोग उसे पूरी जिंदगी जेलों में डाल दिया करते थे और डाल दिया करते हैं। विभिन्न देशों में निजीकरण की व्यवस्था, भारत इन निजीकरण की व्यवस्था में तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले अब आप देखते हैं कैसे चलता है ये प्रक्रिया। ये प्रक्रिया 1990 के दशक में शुरू हुई थी, तब से कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा चुका है। अब जैसा कि ऊपर हमने चर्चा किया, अब चीन में आते हैं तो चीन क्या किया? चीन में भी 1980 के दशक में ये बात शुरू हुई थी। कई सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र में, जैसे जिसमें बैंकिंग क्षेत्र भी था, बीमा भी था और ऊर्जा क्षेत्र भी था। ब्रिटेन ने भी इस निजीकरण में अपनी हिस्सेदारी ली 1980 में, और उसमें भी बहुत सारी सरकारी कंपनियों को, जैसे टेलीकॉम, रेलवे और बिजली विभाग। उसी तरह अब अमेरिका जो सारी दुनिया को का गुरु कहा जाता है, उस अमेरिका ने भी निजीकरण की 1980 के दशक में अपनी शुरुआत किया। कई सरकारी कंपनियों को जैसे एयरलाइंस, टेलीकॉम, बिजली आदि दिया। अब उसके बाद आता है रूस, ब्राजील है, और उसके बाद अर्जेंटीना। ये 7 खास तौर से निजीकरण के देश हैं जिन्होंने सारी दुनिया को ये बताया कि ऐसे ऐसे निजीकरण होता है, यानी सरकारी जो पकड़ है उसको कम कर देना। निजीकरण का मतलब सरकारी पकड़, यानी संवैधानिक स्वायत्ता। आपको दूसरी सरकारी पकड़ का मतलब संवैधानिक स्वायत्ता के साथ किसी संस्थान को चलाना, और निजीकरण को देना यानी अपनी संवैधानिक मौलिक अधिकारों के साथ समझौता। तो सरकारी कुछ फायदे जरूर हो जाते हैं, लेकिन अपनी जनता को गुलामी में जीने की आदत में डालना। फिर से गुलामी चली गई ऐसा नहीं है,
गुलामी की प्रक्रिया हमेशा रही है। हर छोटा एम्प्लाई बड़े एम्प्लाई का गुलाम की तरह से, यदि उसकी सरकारी स्वायत्तता सुनिश्चित न हो, उसके मौलिक अधिकारों के साथ संवैधानिक व्यवस्थाओं का अनुपालन न हो, तो निश्चित रूप से उसे अपने मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ता है। अदानी समूह दिवालिया हो जाए तो इसके हवाई अड्डों और बंदरगाहों के साथ क्या हो सकता है, कभी विचार करके देखिए अपने आप में। निजीकरण अदानी समूह को सारे हवाई अड्डे देश ने दे दिया और वो खुद दिवालिया हो जाए तो निश्चित रूप से वो सरकार को तो बेचने जाएगा नहीं, वो किसी दूसरी निजी कंपनी को बेचेगा। वो देश की भी हो सकती है, वो विदेश की भी हो सकती है। क्या सरकार ने ऐसे कोई नियम बनाए कि वो उन परिस्थितियों में क्या वो देश को ही वो कंपनी वापस करेगा या विदेश को किसी को दे देगा? तब उस हालत में देश क्या हालत होगी? देश किसी दूसरे देश का गुलाम कैसे बन सकता है? यह वो विंडो है, यह वो दरवाजा है। पहले देश की संपत्तियां कुछ प्राइवेट लोगों को दे दो, फिर वो प्राइवेट लोग अपने आप को दिवालिया घोषित करेंगे। सरकार की हैसियत नहीं कि उनसे पैसे मांग सके, क्योंकि निश्चित रूप से वो सारे पैसे तत्काल सरकार को पेमेंट नहीं करते। बाद में कह देंगे कि अब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि हम आपका पेमेंट कर पाए। यानी उन्होंने पूरी कंपनी भी ले लिया, कंपनी का आधा पैसा भी दिया और उसके बाद सरकार कहेगी भाई जब उन्होंने दे ही नहीं पा रहे तो माफ कर दो। लाखों लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है सरकार। अंत में हो जाएगा सरकार के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो सरकार चला सके, तो फिर ये प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी? जो देश की सारी संपत्तियों को कब्जा कर रखी वो दूसरी संस्थानों को बेचेंगी, विदेशी संस्थाओं को बेच देंगी। यानी विदेश का जो सबसे पावरफुल कंट्री होगा उसके बिजनेसमैन होंगे, देश की सारी संपत्तियों पर फिर से कब्जा कर लेंगे। तो क्या देश गुलाम नहीं होगा? या फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेट नहीं अप्लाई होगा? क्या है, अब तो अभी तो देश की कंपनियां गुलाम बनाई हुई थी, अब विदेशी कंपनी फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हम विंडो खोल रहे हैं? वी आर गोइंग टू ओपन टू द विंडो ऑफ नेक्स्ट लेवल, AI लेवल विंडोज की ईस्ट इंडिया कंपनी का विंडो हम ओपन करने जा रहे हैं AI युग में। अब आप समझ लीजिए, जब आम युग था तब तो आप लड़ नहीं पाए। जब AI का युग है जिसमें अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल है, चाइना सबसे ज्यादा पावरफुल है, ऐसे हालात में आप उस देश के साथ कैसे लड़ पाएंगे? ऐसे हालात में उस देश के साथ कैसे जुड़ पाएंगे? कहेंगे आप अपनी पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे? गुलामी की जंजीरें। इसीलिए आप भ्रष्टाचार से, आप भ्रष्ट नागरिक होकर विचार करिए। आप भ्रष्ट नागरिक होकर कितने पैसे भ्रष्टाचार से बचा लेंगे, या अपने पड़ोसी के कितने बगह जमीन आप हड़प लेंगे? एक भ्रष्ट व्यक्ति बनकर आप अधिक से अधिक क्या कर लेते हैं? कुछ हजार, कुछ लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लेते हैं ना। आप दुकानदार होकर भ्रष्ट बनते हैं तो 2 रुपए की मार्जिन को 4 रुपए की मार्जिन में बदल लेते हैं। अधिक से अधिक क्या हो जाता है? 2-4 घर एक्स्ट्रा बनवा लेते हैं। लेकिन ईमानदारी से यदि आप करें तो देश चलता रहेगा, आप चलते रहेंगे और एक अच्छे नेता का चुनाव करते रहेंगे। क्योंकि जब आप खुद भ्रष्ट रहेंगे तो कोई भी नेता आपको 2000 पर आपका वोट खरीद सकता है। 500 रुपया दे के आपको दारू की एक पन्नी दे करके आपको पैसा, आपका जीवन खरीद सकता है, आपके बच्चे का भविष्य खरीद सकता है, आपकी बेटियों की इज्जत खरीद सकता है। क्या हम यही चाहते हैं? नहीं चाहते तो हमें न्याय मित्र बनना पड़ेगा। हमें जाति और सांप्रदायिकता के जहर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने ये जो जहर पिया है हमारे मस्तिष्क को विकृत कर दिया है। आपने सिर्फ कुंभ में हुई हत्याओं का मेला नहीं देखा, कुंभ में सीवर नाली के पानी में नहाते हुए मल मूत्र स्नान नहीं देखा। उसके बावजूद भी आपको नहीं, तमाम वैज्ञानिक रिपोर्ट आ चुकी है। ये माता गंगा, ये पावन जो माता जमुना, माता सरस्वती, ये हम निश्चित रूप से वो पवित्रता थी, वो एक वैज्ञानिक पहल है, एक निश्चित रूप से सारी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। लेकिन क्या वास्तव में सरकारें उस दायित्व को निभा पाई? 10 सालों में गंगा की सफाई पर इस सरकार ने जो प्रोजेक्ट बनाए थे, क्या वास्तव में उस पर काम हुआ? यमुना की सफाई में जो प्रदेश की सरकार है, क्या उसने गंगा, जमुना, सरस्वती, अलग अलग प्रदेशों की सरकारों ने क्या सफाई के लिए, नदियों की सफाई के लिए, अपने नालों की सफाई के लिए क्या प्रोजेक्ट लेकर आए? अगले 5 सालों में जहां सूखे की आपदा आपके सर पे मंडरा रही है, वैज्ञानिकों का उद्घोष है, क्या वो व्यवहारिक जमीन पे जो उतर गया तो किसकी मौत होगी? देश के प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की,
मंत्री जी की, विधायक जी की, सांसद जी की, या आम आदमी की, या किसी प्रशासक की, या कर्मचारी अधिकारी की, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सत्ता है? नहीं, वो पैसा वो पानी की व्यवस्था कर लेगा, लेकिन पानी की व्यवस्था वो आम किसान नहीं कर पाएगा, वो गांव नहीं कर पाएगा, वो गांव में रहने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। बच्चे के गर्दन पे है और आगे आने वाले 5 सालों में विभत्स परिस्थितियां जो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बढ़ने वाली हैं, भूखमरी से मौतें होंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। सरकारें तो झंडा गाड़ती रहेंगी आपकी लाशों। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 सालों के बाद फिर आपकी लाशों से बार्गेनिंग हो और आप फिर भी यदि आप नहीं भी देंगे तो आपकी कनपटी पर लगा करके आपके वोट को ले लिया जाएगा और भूखमरी से मर रहे होंगे, इसलिए आपके कफन पर 500, 1000, 2000 रुपये बांट दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि अंगूठे पर स्याही लगा लो, जो इस बार ट्रायल के रूप में हो चुका है। 2024 और 2025 के चुनाव इस ट्रायल की कहानी थे, वो एक सत्य है। तमाम रिकॉर्ड्स कहते हैं कि घरों में पुलिस गई, आपके हाथों पर स्याही लगाई गई, आपको वोट देने जाना नहीं पड़ा, तो कहाँ डेमोक्रेसी आपकी बची हुई है? को डेमोक्रेसी बचानी है तो थानों, तहसीलों और कोर्ट कचहरियों का भ्रमण करना बंद कर दीजिए और खुद न्याय मित्र बन जाइए। हर घर से निकले न्याय मित्र, हर दरवाजे पर हो न्याय मित्र, अपने लोगों के बीच में बात करके अपनी समस्याओं का समाधान निकालना सीख जाइए। न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर करना सीख जाइए, यही आपका समाधान है। आइए हम आपको उस विस्तृत यात्रा में ले चलते हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया। पर्ड्यू फार्मा को 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा 8.3 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। ओपियाइड संकट में उनकी अहम भूमिका के लिए जॉनसन एंड जॉनसन पर हमें बहुत भरोसा है। भारतीयों को ओक्लाहोमा की एक अदालत द्वारा 572 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, ये भी ओपियाइड संकट में शामिल थे। टेवा फार्मास्यूटिकल्स, इसको 2020 में ही अमेरिकी न्याय विभाग 85 मिलियन का जुर्माना लगाया था उसी संकट में। और फिर चौथा है एंडो फार्मास्यूटिकल्स को भी 2019 में ही अमेरिकी न्याय विभाग ने 50 मिलियन का जुर्माना लगाया था। ऐसे एलिंक्रोट कंपनी पर भी 2020 में ही 1.6 बिलियन का जुर्माना लगाया गया था, वो भी ओपियाइड संकट में शामिल था। ये तो ड्रग सप्लायर कंपनियां थी। उन कंपनियों के बारे में सोचिए जो हथियार बनाती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कई राष्ट्रों के मिला करके उनके जीडीपी के बराबर होता है। अमेरिकी विदेशी विभाग 2023 के अनुसार अमेरिकी सैन्य उपकरणों की बिक्री 16% बढ़ करके रिकॉर्ड $238 बिलियन हो गई, क्योंकि देश यूक्रेन को भेजे गए स्टॉक को फिर से भरने और प्रमुख संघर्षों के लिए तैयार होने की मांग कर रहे हैं। ये आंकड़े लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स और नॉर्थ्रॉप ग्रुमन के जैसी कंपनियों की बेहतर बिक्री की उम्मीदों को बल देती हैं। बदले में आम नागरिकों को, जिन नागरिकों के ऊपर इन हथियारों का उपयोग किया जाता, सिर्फ मौत, मौत और सिर्फ मौत। थोड़ा थोड़ा 5 बार में देखें, मगर देखें जरूर।